पाकिस्तान से अगर न्यूक्लियर हथियार ले लिया जाए, हाँ, तो क्या बचेगा? ये कुछ भी नहीं है उसके बाद तो, क्योंकि जो फौज है वो लड़ाई, वो तो गवर्नेंस कर रही है, उसका लड़ाई से कोई लेना देना है नहीं। अपनी अब वो तो अपना फौजी फाउंडेशन देख रहे हैं, अपने पैसे कमा रहे हैं। तो इनकी जो कुछ भी इंश्योरेंस है वो इनका न्यूक्लियर वेपन है। आपके जो मिलिट्री कैपेबिलिटी में जो ह्यूज डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान को, उन्होंने कैसे कॉम्पनसेट किया था? एक बाई हैविंग अ टेरर नेटवर्क जो हमारी फौज को बांधे रहता था लाइन ऑफ कंट्रोल पे और हिंटरलैंड में डूइंग काउंटर टेरर ऑपरेशन, और दूसरा है हमें रिस्ट्रेन करता था पॉलिटिकली कि भाई न्यूक्लियर ब्लफ है हमारा। अगर आपने न्यूक्लियर ब्लफ कॉल ऑफ कर दिया है जैसे हमने इस बार किया है और टेरर नेटवर्क को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है, टेररिस्ट आएंगे अभी भी, बट एक बेसिक बैकबोन नहीं, अगर इन दोनों बातों को छोड़ दें, आपने बिल्कुल बहुत मुझे अच्छी लाइन दे दी बात करने के लिए। आपने कहा इसके पास दो ही लीवर थे इंडिया के, करेक्ट, एक न्यूक्लियर, वो न्यूक्लियर ब्लफ आपने कॉल कर दिया। अब दुनिया को पता है कि भाई न्यूक्लियर, दो न्यूक्लियर देशों के बीच में भी जंग हो सकती है। दूसरा आपने कहा कि इसको एक बड़ा लो कॉस्ट ऑप्शन मिला हुआ था कि ये टट्टू भेजते रहो और इनकी आर्मी जो है वो एंगेज रहेगी। नाउ अगेन आई एम कमिंग बैक टू एलओसी। अगर ये एलओसी खत्म हो गई, एलओसी के पार ही तो बैठे हैं सर आतंकवादी सारे, एंड और हमें उसकी इज्जत करनी पड़ रही थी। अब अगर एलओसी खत्म तो आप तो वैसे भी आपकी टेरिटरी है तो आप उसको लेने के लिए जा सकते हो, अदरवाइज नहीं तो घुसकर मतलब ब्रॉडली घुसकर डे लाइट में भी आप आतंकवादियों के खिलाफ तो एक्शन कर सकते हो। अब तो मतलब डायरेक्ट हमला हो सकता है, सीधे हमला कर सकते हो। जो भी टेरर कैंप, भारत मेरी समझ से वेट कर रहा है कि अंदरूनी जो लोग उठें, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हों। जब अंदरूनी विद्रोह शुरू होता है उस समय कोई भी संस्था हो उसको काबू करने के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपने लोग हैं, अंधाधुंध उनको मार भी नहीं सकते। और जब अंदरूनी दबाव आता है तो कहीं ना कहीं जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो एक्सपोज होती हैं। अभी मेरी समझ से आसिम मुर्रे की जो 16 अप्रैल की स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल एक इंडिकेशन थी कि कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है, और 22 तारीख को उन्होंने वो कर दिया। अब युद्ध के बाद ऐसी कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं आई आसिम मुनीर की तरफ से, तो इस वक्त मेरी समझ से दे आर रीग्रुपिंग, दे आर असेसिंग कि हमारा एयर डिफेंस कैसे भारतीय वायुसेना निकाल पाई, हमारे ये जो प्रिसाइज टारगेटिंग हुई है उसमें इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेलियर है उनकी तरफ से, वो हमारे जो प्रिसिशन वेपन्स हैं वो उनके जो पूरा डिफेंस मैकेनिज्म है उसको कैसे भेद के अंदर चले गए। उनको मेरी समझ से सबसे बड़ा झटका लगा जब नूर खान का उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर गया। वो जो स्ट्राइक थी दैट ब्रॉट देम टू नीज within one strike, because they felt कि यहाँ तक तो कोई पहुँच ही नहीं सकता। And not only did we strike, the strike went so precise that everything there, but इनका जो दीन ईमान है इनके यहाँ पे है, I was reading somewhere, इन्होंने बुलडोजर मंगा के वो पूरा एरिया समतल कर दिया, जो आदमी अंदर है अंदर वो दबा दिए ताकि कोई प्रूफ ही ना आए, ताकि जनता को दिखे ही ना कि। तो ये एक अजीब सा सिस्टम है इनके देश में, जो कारगिल के बाद इन्होंने अपने युद्ध में जो मारे गए उनको नहीं लिया। अभी जाफर एक्सप्रेस गई है उसमें कई आर्मी के लोग मारे गए, उनकी एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि जो इनके देश के यूनिफॉर्म लोग हैं, चाहे वो फ्रंटियर के ओर के हों, चाहे मतलब अपने इनके रेगुलर आर्मी के हों, उनके परिवारों में ये होगा कि कल को अगर कुछ भी होता है तो हमारे हाथ पकड़ने वाले कोई नहीं है। अच्छा, इसी में एक मजाक कर दिया बिलावल ने, बिलावल भुट्टो ने कहा मिलिट्री लीडरशिप हैज फॉट ऑन बैटलफील्ड एंड दे हैव अर्न्ड देयर ऑनर्स एंड टाइटल्स यही वो एंड प्रमोशंस। मुनीर ने अर्न किया प्रमोशन। सुनिए सौरभ, आपके व्यूअर्स के लिए, बिलावल भुट्टो के नाना जी को आर्मी ने हैंग किया। बिलावल भुट्टो की माता जी को आर्मी के उससे मरवाया गया। बिलावल भुट्टो के दोनों मामा जी को मरवा दिया गया। बिलावल भुट्टो पूरी हर स्पीच में ऑपोजिशन, और आज वही आदमी सबको पीछे करता हुआ, उसका जो फादर है वो प्रेसिडेंट है और वो उसी आर्मी को सैल्यूट मार रहा है। हाँ, नहीं उन्हें भी ये डर है ना, जब नेक्स्ट नंबर हमारा है तो अगर नहीं बोला ऐसे तो हमारा भी नंबर लग जाएगा ना। एलओसी पर हाउ डू दीज बोथ आर्मी स्टैंड, मतलब हम एडवांटेजेस हैं एलओसी पर? नहीं, देखिए सौरभ, एलओसी 740 किलोमीटर लंबी है और नियरली कंप्लीटली हाई माउंटेनस टेरेन है। तो माउंटेनस टेरेन में आप कहीं पे एडवांटेज पे भी होते हो, कहीं पे टैक्टिकल डिसएडवांटेज भी होते हो, कहीं पे इतना नज़दीक होता है जैसे कि मैं और आप बैठे हैं।
आई बॉल टू आई बॉल जो लाइन ऑफ कंट्रोल में जिस तरह से बोला जाता है, तो ये आपके पैचेस हैं कि कहाँ पे आपका टैक्टिकल एडवांटेज है। एंड सबसे बड़ी जो हमारी एक भूल हुई थी जो 1965 वॉर के बाद, जिसको कि आज तक हम कह रहे हैं और हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, जो हाजी पीर पास हमने वापस कर दिया। हाजी पीर पास तो हमारा था, और हाजी पीर पास हमारा कश्मीर वैली और पुंछ राजौरी को कनेक्ट करता था। और आज की तारीख में मैंने वहाँ सर्व किया हुआ है 2001 से 3। हाजी पीर पास ना होने की वजह से जो हमारे ट्रुप्स हैं वो ऐसे देखते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और पाकिस्तानी ट्रुप्स ऊपर बैठे हुए हैं। ये कश्मीर और जम्मू को कनेक्ट करता है? नहीं, ये उड़ी और पुंछ को कनेक्ट करता है। उड़ी और पुंछ को कनेक्ट करता है। और अगर जैसे ये पास उनके पास है, अब क्या है कि अगर पुंछ से आपको उड़ी जाना है तो आपको वापस जम्मू आना पड़ेगा, और फिर घूम के फिर श्रीनगर जाएंगे आप, और फिर जाएंगे बारामूला, और फिर आप वहाँ पे उड़ी ये हमने दिया, इसके बदले में कुछ लिया भी था इनसे? नहीं, उस समय यही एक नहीं, थोड़ा सा छंब में थोड़ा सा एक्सचेंज हुआ था, उसके बदले थोड़ा सा छंब में एक्सचेंज हुआ था, कुछ कॉम्प्रोमाइज उधर हुआ था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है नेगोशिएशन में, नहीं, और हम 2 बार जीत चुके हैं। नहीं, बहुत है, 93,000 हमने वो लिए, और 2 बार हम जीत चुके हैं इस हाजीपीर पास को। 2 बार 47-48 में भी ये हुआ था, दोनों बार। अच्छा, गिव अप कर दिया, दे दिया, तब भी दोनों बार दे दिया। तो वो अब जो अच्छा है, आपने बिल्कुल सही बात बताई है, अब ये मौका है कि अब LC नहीं है, LOC आउट है, तो फिर तो अब हाजीपीर भी वापस कब्जा किया जा सकता है।